देखिए आनुवंशिक कूट है, आनुवंशिक कूट की अवधारणा है। आनुवंशिक कूट की अवधारणा को मार्शल नीडेनबर्ग, कितना भी चिल्ला लो टाइम में अपने हिसाब से रखूंगा, इसलिए देख लो यहाँ मार्शल नीडेनबर्ग और उनके सहयोगी इन्होंने प्रतिपादित किया था। यानी आनुवंशिक कूट की अवधारणा है तो ये मार्शल बुलेरो हो नहीं है, मार्शल नीडेनबर्ग एक वैज्ञानिक है और उनके वो सहयोगी साथी थे, पता नहीं 10, 20, 50, 100 कितने भी हों, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर के आनुवंशिक कूट की अवधारणा को समझाया था। इन्होंने बताया ये एक आनुवंशिक इकाई होती है, बातें नहीं करेगा आप कोई, क्या होती है ये आनुवंशिक इकाई, जिसमें प्रोटीन निर्माण के कूट संदेश निहित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक आनुवंशिक इकाई है जो प्रोटीन का निर्माण करवाएगी। प्रोटीन निर्माण के संदेश आनुवंशिक कूट में होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था ये एक आनुवंशिक इकाई है जिसमें प्रोटीन निर्माण के कूट संदेश पाए जाते हैं या निहित होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में या सभी जीवों के शरीर में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बताया था ना मैंने आपको 2-4 साल करोड़ पहले, ठीक है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीएनए में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम, नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम जिसमें प्रोटीन निर्माण के संदेश पाए जाते हैं, आनुवंशिक कूट कहलाता है, ठीक है। आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं? यानी डीएनए में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड्स है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजनी क्षारकों का जो अनुक्रम है, व्यवस्थित होने का तरीका है, तो जिसमें प्रोटीन निर्माण के संदेश है, वो एक आनुवंशिक कूट कहलाएगा, आनुवंशिक कूट कहलाएगा, ठीक है। अब हमने एमआरएनए की बात करी। एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या और उनका अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या और उनका अनुक्रम जो एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण करता है, एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण करता है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है निर्माण, कोडॉन कहलाता है, ध्यान दीजिए। यानी एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनकी संख्या और न्यूक्लियोटाइड की संख्या वो किस अनुक्रम में यानी किस तरीके से व्यवस्थित है, तो उस तरीके से वो व्यवस्थित होकर के एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या जो एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण कर रही है उसे एक कोडॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एक कोडॉन, ठीक है। अब एक कोडॉन कहलाएगा। 4 प्रकार के ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये 3-3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड 3-3 के समूह में व्यवस्थित होकर 4 की पावर 3 बराबर कितने होंगे बताइए? 64 प्रकार के कोडॉन बनाते हैं, ठीक है। 64 प्रकार के कोडॉन बनेंगे, यानी प्रकूट जिनको बोलते हैं हम, कोडॉन भी बोल सकते हैं, प्रकूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 64 प्रकार के जो कोडॉन हैं इनके द्वारा ही अमीनो अम्ल बनते हैं। 3-3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं ये, ऐसा नहीं है 4 प्रकार के हैं लेकिन उनका समूह कितने का बनेगा? 3-3 का। जैसे मान लो AUG, GUG, इस तरीके से 3-3 के बनेंगे। आपको मैंने बताया था जो सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला जो होती है उसमें क्या होता है? 6वें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल। तो ग्लूटामिक अम्ल में क्या था? GAG था ना, GAG को परिवर्तित किस में कर दिया गया? GUG में। तो यहाँ पर 3 ही हमने लिए थे ना, तो ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह होता है जिसे कहते हैं एक कोडॉन। तो एक कोडॉन होता है, यानी कोडॉन का मतलब है ये एक अमीनो अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक अमीनो अम्ल, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह मिलकर के एक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। ये ध्यान में आप रख लो, ठीक है। इसे एक कोडॉन कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या बनेगा? GAG के द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, और GUG के द्वारा क्या बन रहा है? वेलिन।
तो एक भी चेंज हो गया तो अमीनो अम्ल दूसरा बनेगा। आ गया समझ में? एक भी नाइट्रोजन क्षारक चेंज होगा तो अमीनो अम्ल दूसरा बनेगा। और कहने का मतलब ये है कि ये 3-3 के समूह में ऐसे ही व्यवस्थित होते हैं। जब नाइट्रोजन क्षारक 3 के समूह में व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये है आनुवांशिक कूट। तो आधार मार्शल नेटवर्क ने इसको दिया था, उनके सहयोगियों ने। आनुवांशिक इकाई होती है जिसमें प्रोटीन संदेश की कूट संदेश निहित होते हैं। ठीक है, सजीवों में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इसमें डीएनए में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक हैं उनका जो अनुक्रम है प्रोटीन निर्माण के जिसमें संदेश पाए जाते हैं जिसे आनुवांशिक कूट कहा जाता है। ठीक है, एमआरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या और उनका अनुक्रम। मान लो कि कितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं, 50, 100, 200, 250, 300, 500 कितने भी हों, लेकिन उनका अनुक्रम है वो विशिष्ट है। अनुक्रम क्यों विशिष्ट है? उसी के आधार पर तो ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेंगे। मान लो कि पहला न्यूक्लियोटाइड है, उसमें क्या है? ग्वानिन। फिर क्या है? एडेनिन। फिर क्या है? ग्वानिन। इससे आगे कुछ भी हो सकता है, डेड्रेस कोई भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी उनका जो अनुक्रम है वो विशिष्ट है, जो एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण करेगा क्या कहलाएगा? एक कोडोन। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 3-3 के समूह में व्यवस्थित होकर के कितने प्रकार के कोडोन बनाते हैं? 64 प्रकार के कोडोन बनाते हैं। वो अभी बनाएंगे 64 इसमें अभी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो लिखिए, बाकी अगर इधर ध्यान दीजिए, पता नहीं चलेगा फिर मैंने क्या कर दिया। इधर ध्यान दें। ये है तृतीय स्थिति और ये है द्वितीय स्थिति और ये है प्रथम स्थिति। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास में 4 प्रकार के क्षारक हैं, नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, जिनसे आपको कोडोन बनाने हैं 64 प्रकार के। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले यू आएगा, फिर सी, फिर ए, फिर जी। हमने थायमिन क्यों नहीं लिया, यूरेसिल क्यों लिया बताइए? क्योंकि ये आरएनए में है और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। थायमिन तो होता नहीं है, तो इसलिए लिया है। उमेश आलस आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी थायमिन नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन निर्माण आरएनए से होता है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ? यूरेसिल। कल मत पूछना फिर मुझे। तो इसी क्रम को याद रखना है, UCAG और फिर द्वितीय स्थिति में UCAG और पीछे हर बॉक्स में 4-4 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें एक बॉक्स में 4 बनाने जब भी तो 64 बनेंगे। 16 बॉक्स हैं, 16 चौक 64 होते हैं, 75 तो नहीं होते। ठीक है, तो यानी ऊपर हमने ये लिख लिया है। इतना समझ में आ गया सबको? अब यहाँ से आगे हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। जो आगे है इस बॉक्स में उसको 4 बार लिखना। क्या करना है? 4 बार लिखना है। यू है तो यू 4 बार लिखना है। क्लियर? इसमें सी है तो सी, ए,
जी। क्लियर? अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला है उसको पूरे में लिखना है। क्या है ऊपर? यू। तो सब में क्या आएगा? सब बॉक्स में। क्लियर? हाँ मैं ही आऊँगा। ठीक है, अब क्या करना है? पीछे वाले जैसे लिखे हैं वैसे चिपकाते जाओ। पहले क्या है? यू, फिर क्लियर? कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही बनाते आना। फिर क्या करेंगे? अब इस बॉक्स में क्या करना है? पहले क्या है इधर? प्रथम स्थिति को पहले लेंगे। क्लियर? लिख दिया है प्रथम स्थिति पहले, द्वितीय स्थिति फिर तृतीय स्थिति। तो फिर यहाँ क्या लेना है? और जी, हाँ ठीक है। अब क्या लेंगे? सब में क्या आएगा? क्लियर? अब क्या आएगा? क्या आएगा? यूसी, यूसी, यूसी। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब फिर क्या करेंगे? बनाओ, स्टार्ट करो बनाना। समझो, रटो मत, समझो। कितना टाइम लगा बनाने बताओ? 64 प्रकार के कोडोन बन गए तैयार आपके। क्या हुआ? अच्छा, आपको डर लग रहा था? देख रहा था मैं आपके अंदर कितनी हिम्मत है। हिम्मत है नहीं आपके अंदर। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो यू सी ए जी, ठीक है, ऐसे यू सी ए जी, यू सी ए जी। प्रथम स्थिति पे पहले लेंगे, द्वितीय स्थिति को बीच में लेंगे, तृतीय स्थिति को बाद में लेंगे। क्लियर? सबसे पहले प्रथम स्थिति को लिखेंगे हर बॉक्स में, उसके बाद द्वितीय स्थिति को लिखेंगे, फिर तृतीय स्थिति को लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है, यही करना है। छापो बड़ा, पूरा तो पढ़ो इसको। देखिए इसमें ये ढूंढो फटाफट से, कहाँ लिखे हैं? UAA, UAG, UGA, और एक ढूंढो AUG। AUG तो पहले ए वाले पर पहुंच जाते हैं, ए वाला ये रहा AUG, ठीक है। ये जो AUG होता है ये प्रारंभन का कार्य करता है, ठीक है। ये प्रोटीन निर्माण होगा तो सबसे पहले कौन सा कोडोन जुड़ेगा? AUG। अगर प्रोटीन निर्माण राइबोसोम से प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले प्रारंभन कोडोन होता है AUG, ये जा करके जुड़ता है, उसके बाद ही और कोडोन जुड़ेंगे, ठीक है। UAA, UAG, UGA ये आपको मिल जाएंगे। UAA, ठीक है, UAG और UGA। वेरी गुड। ये तीनों मिलकर के समापन का कार्य करते हैं।
कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें से कोई भी कोडोन आ गया लास्ट में तो वहीं पर श्रृंखला टूट जाएगी, उस प्रोटीन श्रृंखला निर्माण बंद हो जाएगा। एक आएगा या तीनों आएंगे एक साथ? कोई भी एक, तीनों में से। ठीक है, तो कहने का मतलब AUG प्रारंभन का कार्य करता है, ये प्रारंभ कर पाएगा। लास्ट में मान लो UA आ गया या UAG या UG आ गया तो वहां पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया बंद हो जाएगी, तो इन्हें कहते हैं समापन कोडोन। ठीक है, अब इनकी विशेषता देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। विशेषता या विशिष्टता। मीटिंग बंद कर दूंगा, बुरी लगेगी। आनुवंशिक कूट की विशेषता देखिए क्या होती है। सबसे पहले यानी आनुवंशिक कूट कितने प्रकार के होते हैं? 64 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 61 आनुवंशिक कूट ही केवल प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। यानी जो 3 शेष बचे हुए हैं ये किसी भी एमिनो अम्ल का संश्लेषण नहीं करते। पहली बात, पहला पॉइंट क्या है, यानी 64 प्रकार के जो आनुवंशिक कूट है उनमें से केवल 61 आनुवंशिक कूट ही प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। बाकी के जो 3 शेष बचे हुए हैं ये किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करेंगे, तो भाग नहीं लेंगे। पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होता है या इसको हम सार्वभौमिक बोल सकते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है यानी जीवाणु से लेकर के मनुष्य तक समान अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। समान कूट समान अमीनो अम्ल बनाएगा। ठीक है, समान कूट समान अमीनो अम्ल बनाएगा। जैसे मान लो AUG फॉर्माइल मैथ्यूनिन बनाता है, तो ये फॉर्माइल मैथ्यूनिन जीवाणु में भी बनेगा और जितने जो भी जीव जंतु है सब में फॉर्माइल मैथ्यूनिन ही बनाएगा। ठीक है। तीसरी बात, AUG ये प्रारंभक के रूप में भी कार्य करता है, यानी प्रारंभक कोडोन के रूप में कार्य करता है, और प्रारंभक कोडोन के साथ साथ ये फॉर्माइल मैथ्यूनिन अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी करता है, यानी ये 2 कार्य करता है। ठीक है, AUG कोडोन के 2 कार्य पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। AUG कोडोन के 2 कार्य क्या हैं बताइए। तो एक तो प्रारंभन का कार्य हो गया, प्रोटीन निर्माण को प्रारंभ कर पाएगा, और दूसरा फॉर्माइल मैथ्यूनिन अमीनो अम्ल का संश्लेषण करेगा। तो इसके ये 2 कार्य हैं। ठीक है। अगली बात, UAA, UAG और UGA ये तीनों समापक कोडोन कहलाते हैं, यानी अनुले जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया है उसको समाप्त कर देते हैं और किसी भी एमिनो अम्ल का विशिष्टीकरण नहीं करते, यानी निर्माण नहीं करते। ठीक है, इसलिए तो 61 रह जाते हैं। तो UAA, UAG और UGA ये समापक कोडोन है, किसी भी अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण नहीं करते। ठीक है। आनुवंशिक कूट जो होता है विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब है यानी एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा, दूसरे अमीनो अम्ल को नहीं बनाएगा। जैसे AUG फॉर्माइल मैथ्यूनिन बनाता है तो ये फॉर्माइल मैथ्यूनिन ही बनाएगा, ऐसा नहीं है कि ये दूसरा बनाते, इसलिए इसे कहते हैं विशिष्ट। आनुवंशिक कूट विशिष्ट होता है, यानी एक कूट एक ही अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। क्लियर। और आनुवंशिक कूट अपहिरासित भी होता है। अपहिरासित इसलिए होता है कि कुछ अपवाद मिल जाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जहां पर एक अमीनो अम्ल का निर्माण एक से अधिक कोडोन करते हैं।
कहने का मतलब है, यानी अपेरासित किसे कहते हैं, जब एक ही एमिनो अम्ल को दो कोडोन बना रहे हो, समान एमिनो अम्ल बना रहे हैं दो कोडोन, तो उसे कहा जाता है अपेरासित। विशिष्ट तो ये है कि यानी एक एमिनो अम्ल है तो यानी फॉर्माइल मेथिओनिन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर AUG बना रहा है, एक बना रहा है, इसको दूसरा नहीं बनाए। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लो UAG और UCC के द्वारा फॉर्माइल मेथिओनिन दोनों से मिलकर के बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अपेरासित। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हैं विशेषताएं। लिखिए, परिवर्तन किसे कहते हैं? हाँ भाई साहब, किसने खोजा था? किसी जीव में होने वाले गुणसूत्रों को होने वाले विशाल परिवर्तन उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूट्रॉन। यानी किसी भी जीव के DNA में अचानक से होने वाले विशाल परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं, यानी जिसके कारण उसका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा उत्परिवर्तन, यानी जीनोटाइप फिनोटाइप परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उत्परिवर्तन और आनुवंशिकूट, यानी यहाँ पर जो उत्परिवर्तन है, जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप तो चेंज होगा ही होगा, तो ये उत्परिवर्तन आनुवंशिकूट में होता है। कहने का मतलब उसे कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ सकता है, निकल भी सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताइए विवेक बघेल, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 का है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? आपसे पूछा है, आप विवेक बघेल हो। कैसे होती है, क्या रीजन होते हैं जिनके कारण होती है? क्या रीजन है? भगने की घर को बहुत पड़ती है, हैं? जा करके मूवी देखनी है। क्या, कैसे, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। यानी हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है उसके छठवें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल को बेलिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब GAG है, मैंने अभी बताया था, जो GUG में चेंज हो जाता है। तो यानी ये जो कोडोन है इसमें से क्या चेंज हुआ, केवल एडेनिन के स्थान पर क्या आया यहाँ, यूरेसिल। तो कहने का मतलब ये है कि एक नाइट्रोजनी क्षारक यदि चेंज हो गया तो उसका आगे का सब सिस्टम चेंज हो जाता है। यानी ये GAG था वो GUG में चेंज हो गया, ये क्या बना रहा था, ग्लूटामिक अम्ल, ये क्या बना रहा है, बेलिन। तो कहने का मतलब थोड़ा सा उत्परिवर्तन हो गया जिसके कारण इतना चेंज हो गया, और अगर बड़े स्तर पर हो जाए तो पता नहीं क्या क्या चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाता है, यानी जिसको निवेश बोल सकते हैं, पहले बता चुका हूँ आपको, या नाइट्रोजनी क्षारक निकल जाता है जिसको विलोपन बोल सकते हैं, तो उससे आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, रीडिंग फ्रेम परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो पुराना ही पढ़ा रहा हूं, कुछ नया तो नहीं पढ़ाया। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया क्या है जो समझ में नहीं आया? आ रहा है ना समझ में? हमने कहा था कि नहीं आए तो नाम बदल देना, ठीक है। तो यानी जब कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाए या कोई नहीं आ रहा, आएगा देखो। फिर मैंने नाम बदलने के लिए भी क्या बोला था, ध्यान है आपको, रामगोपाल त्यागी से डॉक्टर रामगोपाल त्यागी कर देना। देखिए जब कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाए या नाइट्रोजनी क्षारक निकल जाए, ठीक है। मान लो कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ गया, जैसे GAG, ये नाइट्रोजनी क्षारक है, इसमें हमने जोड़ दिया एडेनिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AGA और G अलग हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। तो यहाँ पर यानी ये चेंज हुआ, ऐसे ही निकाल दें, यदि हम GAG में से G को निकाल दें तो क्या बचा, AG। तो पढ़ने का क्रम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले ऐसा था कि GAG पढ़ रहे थे, अब AGA पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पहले GAG पढ़ रहे थे, अब AG पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर तो बायोलॉजी रहे AG नहीं। तो कहने का मतलब पढ़ने का जो क्रम है वो पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट। यानी जब कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाता है या निकल जाता है तो उससे आगे का संपूर्ण रीडिंग फ्रेम परिवर्तित हो जाता है, इसे फ्रेम शिफ्ट इनसर्शन या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे
क्या पलट रहे हो, इधर देखो ना ध्यान में। यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। राम एक टोपी रखता है, इंग्लिश बताइए मुझे फटाफट से। राम एक टोपी रखता है। राम बहुत बढ़िया, डूब के मर जाओ कहीं जाके, है आएगा राम के साथ में, है आएगा। राम एक लाल टोपी रखता है, बोलो जल्दी। राम हैज, राम लाल टोपी रखता है, बताइए। राम हैज रेड कैप, एक तो बोला नहीं मैंने, ठीक है। राम हैज रेड कैप, राम लाल टोपी रखता है, ठीक है। इंग्लिश को सही कर लो। तो हमने 3 दिन का क्रम लिया, ठीक है। ये आप मान लो क्या है, आनुवंशिक कोड, कोडोन का क्रम 3 दिन का होता है, 3 नाइट्रोजन ही 4 का। तो राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि राम बड़ी लाल टोपी रखता है, बड़ी लाल टोपी, तो बड़ी के लिए क्या आएगा, बिग आएगा, ठीक है। मतलब मुझे 1000 में पढ़ोगे, बाकी लोगों 3000 में पढ़ रहे हो, बिग आएगा। अब हम इसको बिग में डाल देते हैं, बिग को इसमें, ठीक है। तो यानी 3 नाइट्रोजन ही 4 हैं, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, यानी बिग का निवेशन करते हैं। बिग का निवेशन करने पर क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी बिग में BIG 3 अलग अलग नाइट्रोजन ही 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले बी का निवेशन करते हैं, फिर I का निवेशन करेंगे और फिर G का निवेशन करेंगे, क्लियर। तो पहले बी का निवेशन करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, B R। सुनो 1 मिनट, यहाँ नहीं करना है, इसको बीच में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर सेंटेंस बिगड़ जाएगा ना आपका। राम हैज, ठीक है, यहाँ आएगा B, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने निवेशन कहाँ पर किया है, हैज के बाद, ठीक है। हैज के बाद बिग का निवेशन हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन चारक पहले ही जुड़े या बाद में जुड़े, कहीं भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो बी का निवेशन करेंगे, तो राम आ गया, हैज आ गया, बी आ गया, अब क्या आएगा, RE, डी आगे पहुंच जाएगा, DCA और P आगे निकल गया, क्लियर। अब हमने आई का निवेशन किया, राम हैज, क्या आ गया, BI, आई का निवेशन बी के बाद में होगा, तो BI आ गया, ठीक है। और RE यहाँ पहुंच गया, DC और AP आगे निकल गया। अब जी का निवेश कर दो, तो राम हैज BIG, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाता है, जो पढ़ने का क्रम है ये पूरा चेंज हो गया। इसे कहा जाता है क्या इसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ठीक है। चलो ये तो ये हो गया कि बिग का निवेशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, रेड को गायब करते हैं, रेड का विलोपन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से, इस वाले सेंटेंस में से रेड का विलोपन कर देते हैं। हमने सोचा मान लो कि 3 नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गए, तो ये हुआ, 1 भी जुड़ सकता है, 2 भी जुड़ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब विलोपन यानी निवेशन हुआ, जुड़ा, तब ऐसा हो गया। अब विलोपन होगा तब क्या होता है, देखिए, पहले R का, फिर E का, फिर D का, क्लियर। रेड कहाँ से उड़ाना है, वहां से, एक से करेंगे, एक साथ कैसे, मतलब फिर बहुत बड़ा उत्परिवर्तन हो जाएगा ना। ये चीज धीरे धीरे करते हैं। तो राम, ठीक है, राम, फिर R उड़ गया, तो क्या बचा, EDC और, क्लियर। फिर DCA, राम हैज, ठीक। राम हैज कैप, राम टोपी रखता है, लाल, काली, पीली, नीली कैसी है वो हमें पता नहीं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप देखिए, जहां पर से निकलेगा, जहां से निकलेगा या जहां से जुड़ेगा, वहां से आगे का चेंज होगा, पीछे में कोई अंतर नहीं। पहले
केवल जहाँ जुड़ेगा वहाँ से या निकलेगा वहाँ से आगे का चेंज होगा, पहले नहीं। पहले राम है जय, वही सेम है, क्योंकि निकला इसमें से, ठीक है, यहाँ से रेड में से निकला, रेड वाली जगह से हमने निकाला है यहीं से, या यहीं से जोड़ा है तो यहाँ से आगे का फ्रेम शिफ्ट चेंज होगा। अगर शुरू में जोड़ देते हम तो यहाँ से पूरा चेंज हो जाता, जैसा कि मैंने 5वें चैप्टर में कराया था आपको, सबसे पहले जोड़ दिया था, ठीक है, वहाँ बताया भी था कि बीच में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे का चेंज हो गया है EDCAP, DCAP और CAP। तो कहने का मतलब है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं जब आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, पढ़ने का जो क्रम है वो चेंज हो जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्लियर? आ गया समझ में आपको? क्या वो दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है ना? चाह रहा हूँ ऐसे कुछ वो तो बता दो, घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिखिए। हाँ गुरु जी।